डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का शिखर एकेडमी फिजिक्स में। और आज हम लोग जो है वेक्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपने देखा था कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी आपने समझा, वेक्टर क्वांटिटी समझा, क्वांटिटी के बारे में हम लोग जाने। और आज जो है हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर की चर्चा करेंगे और वेक्टर को नोटेशन देखेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, वेक्टर को प्रदर्शित कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए जो है आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देंगे वेक्टर। वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश। सदिश। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? पिछले क्लास में आपने जाना था वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी वेक्टर है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे मान लीजिए वेग है आपका, वेग क्या है आपका, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेलोसिटी। 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 तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना होगा, तो आप क्या करेंगे कि इसका अंग्रेजी का जो कैपिटल लेटर होता है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का एक एरो दे, कोई भी आपका सदिश है उसको रिप्रेजेंट अगर करना है तो उसका अंग्रेजी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश मीनिंग जो होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, कैपिटल लेटर उसका लेंगे और उसके ऊपर एक एरो डाल देंगे। एक वेक्टर भी जो है ए रिप्रेजेंट करेगा किसको? वेग को या वेलोसिटी। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार से आपने मोमेंटम को देखा होगा। ये लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। कौन सा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम। इसको जो है हम लोग सूचित किससे करेंगे? तो इसको करते हैं वेक्टर पी से। तो पी और ऊपर में एन, ये वेक्टर पी हो गया। तो वेक्टर पी जो है किसको प्रदर्शित करेगा? लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को अगर मान लीजिए आपको प्रदर्शित करना है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम वेक्टर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वेक्टर का नोटेशन है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पढ़ेंगे कैसे? तो वेक्टर ई पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, इसको पढ़ेंगे वेक्टर सी, ये पढ़ेंगे वेक्टर आर। तो ये सब हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यानी किसी भी कैपिटल लेटर के ऊपर अगर कोई एरो लगा दिया जाए, एक एरो अगर हम लोग कर दे तो वो क्या चीज बन जाती है? वो वेक्टर बन जाती है। अब वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये जो एरो लगाते हैं, ये एरो क्या करता है? ये डायरेक्शन को बताता है। ये एरो जो आप लगा रहे हो किसी भी लेटर के ऊपर, एक एरो जो आ रहा है, ये एरो जो है एक इसको व्यक्त करता है डायरेक्शन, ये जो है दिशा बताता है। अगर मान लीजिए किसी भी सदिश के परिमाण को दिखाना है, आपको सिर्फ परिमाण को दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी के परिमाण को से, और वेलोसिटी का जो परिमाण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो वेक्टर भी जो आप लिख रहे हैं, इसको अगर मोड के अंदर डाल दिया जाए, मोड के अंदर अगर डाल दिया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेग का परिमाण, वेग का परिमाण। ये जो है आपका वेग का परिमाण है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण हम लोग पढ़े कि सदिश को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो हमने बताया कि किसी भी अल्फाबेट के ऊपर अगर कैपिटल लेटर उसका दिया जाए और उसके ऊपर अगर एरो दे दिया जाए तो क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। तो वेक्टर का परिमाण अगर दिखाना है तो उसको वेक्टर को क्या कर देना होगा? आपको मोड के अंदर कर देना होगा। सिंपली इसे हम लोग भी लिख सकते हैं। तो भी कब लिखेंगे? डायरेक्टली अगर मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी लिखना है तो आप भी लिख सकते हैं, यदि आपको उस राशि के बारे में पहले से पता होता है। तो अगर उसका परिमाण लिखना है तो आप सिंपली भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम के परिमाण को अगर हमें व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे? तो वेक्टर p का या तो मोड लिखेंगे, अगर वो राशि पहले से पता है तो सिर्फ p भी लिख देंगे। तो ये जो p है या वेक्टर p का जो मोड है, ये क्या बताएगा? लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम यानी संवेग, संवेग का परिमाण, संवेग का परिमाण। तो ये तो आपका जो है
एज आपका अल्फाबेटिकली निरूपण हो गया। कुछ जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं। तो ये क्या था आपका अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन, अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंटेशन। अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे थे वेक्टर कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी तक आप क्या देखें कि वेक्टर को हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, तो किसी भी लेटर के ऊपर अगर आप एरो डाल दें तो क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। और यदि उसका परिमाण दिखाना हो तो परिमाण दिखाने वक्त ये मोड डालने का मतलब है कि एरो जो आप देखें एरो गायब हो जाता है। मोड जैसे ही आप डाल दीजिएगा तो एरो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, सिंपली क्या बच जाएगा आपका पी। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज अगर हम बोले कि आप इसको पढ़ के बताओ, इसको क्या पढ़ोगे, वेक्टर ए और वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ऐसा अगर लिखा हो तो आप इसे क्या पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा हो वेक्टर पी माइनस वेक्टर पी, अगर ऐसा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये अगर ऐसा हो वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी, इसको क्या पढ़ेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर, ऐसा लिखा हो तो इसको क्या पढ़ेंगे। तो सबको बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ना भी जानेंगे कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा। तो अभी तो आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे, उससे पहले अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देखा। अब जो हम लोग वेक्टर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो ये अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, अभी हम लोग जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि एक वस्तु होगी आपके पास, उसके ऊपर मान लीजिए कि कोई वस्तु अगर आपका फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, या वो वस्तु जो है आपका कोई किसी वेग से आपका जो है गति कर rहा है, तो वहां पे अगर आपको दिखाना होगा तो उस प्रकार से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास से कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई गाड़ी है आपका मान लीजिए, है ना, और एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है, राइट साइड में। तो हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कहेंगे कि वेक्टर है, जब वेलोसिटी से जा रहा है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये कोई वस्तु है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है तो हम कहेंगे ये फोर्स से जा रहा है ना। अगर कोई वस्तु नहीं है आपका, इस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो आप पी को दिखाएंगे। अगर ये वस्तु इधर की ओर मूव कर रही है तो इधर की ओर आप वेलोसिटी को दिखा देंगे, है ना। इसके ऊपर क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। फिर जो है वस्तु मूव कर रही है, मान लीजिए कि फिर से वेलोसिटी जो है इसकी क्या हो गई, यहाँ पर कुछ और वेलोसिटी हो गई होगी, फोर्स लग रहा है तो बढ़ गया होगा वेलोसिटी, दैट इज v प्लस डेल्टा, कुछ चेंज आ गया वेलोसिटी। ये डेल्टा करने का मतलब क्या होता है, डेल्टा करने का मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। डेल्टा, डेल्टा दो प्रकार के होते हैं, है ना, एक स्मॉल डेल्टा होता है, एक कैपिटल डेल्टा होता है। ये लार्ज चेंज को दर्शाता है, दैट इज डेल्टा। तो डेल्टा करने जहां भी लिखा है आप उसका मतलब क्या समझेंगे, चेंज समझेंगे। तो ये कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लीजिए इस वस्तु पर इधर की ओर कोई फोर्स लग रहा हो तो आपको दिखाना हो तो आप ऐसे एरो दे करके इसको लिख देंगे, ये आपको जो वेक्टर एक दिखाएगा आपका। तो ये सारे के सारे क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर के। और आपको पहले ही हमने बता रखा है लेक्चर जो आपका इंट्रोडक्शन था वेक्टर का, उसमें आपको हमने बताया था कि वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। वेक्टर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक एरो है। वेक्टर क्वांटिटी अलग चीज है, वो फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट है, लेकिन वेक्टर क्या होता है, वो एक सिर्फ एरो है और उसके पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है ना। क्या बताया था हमने कि वेक्टर इज एन एरो, वेक्टर इज एन एरो। वेक्टर क्या होता है, सिर्फ एक तीर होता है, सदिश क्या है, तीर। दैट्स लाइक ऐसे बना सकते हैं, ये आपका वेक्टर है, इसका नाम कुछ दे दीजिए, मान लीजिए वेक्टर ए, ये वेक्टर ए हो गया, है ना। अच्छा, इसका परिमाण हमने बताया था आपको कितने, वो आपका एरो का लेंथ होगा, एरो का लेंथ होगा वो वेक्टर ए का परिमाण बताएगा। जितनी बड़ी आप एरो लेंगे, जैसे अगर हम मान लीजिए कि अगर आपसे कहें कि ए एक आपका वेक्टर पी है और ये वेक्टर आपका क्यू है, दोनों में कौन बड़ा है ना, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, कौन से वेक्टर का, वेक्टर पी या वेक्टर क्यू का। तो जिसका एरो का लंबाई ज्यादा रहेगा वो वेक्टर ज्यादा, उसका परिमाण ज्यादा होगा। तो वेक्टर पी का जो मोड है वो ग्रेटर है, सॉरी वेक्टर क्यू का मोड जो है
वो ग्रेटर है वेक्टर p के मोड से, यानी वेक्टर q का परिमाण वेक्टर p के परिमाण से क्या है, ज्यादा। तो ये सब जो है आपका क्या था, रिप्रेजेंटेशन था। तो दो प्रकार से हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखा, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो है थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि दो वेक्टर कब इक्वल हो सकते हैं, है ना। उस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर दो विभिन्न प्रकार के वेक्टर हैं, टू डिफरेंट वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेल, है ना। कब जो है आप कहोगे कि दो विभिन्न प्रकार के सदिश समान हैं। चलिए तो हेडिंग डालते हैं। वेक्टर के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं, आपको प्रॉपर्टीज में आपको पता होना चाहिए। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास कौन सी चीजें कॉमन होती है, तो कॉमन कौन सी चीज होती है, उसका मैग्नीट्यूड। कोई भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड है। अब जो है वेक्टर का हम लोग देखेंगे टू डिफरेंट वेक्टर्स। अच्छा, वेक्टर के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, लेकिन हम प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। वेक्टर के गुण क्या है, पहला इट हैज मैग्नीट्यूड, भाई फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड होगा। दूसरा इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन, वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है। ये दो चीजें होती हैं। तो आप थोड़ा सोचिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर है कि आपका इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, दो चीजें होनी चाहिए। तो बात आती है कि दो डिफरेंट वेक्टर कब इक्वल कहे जा सकते हैं, जब उसका मैग्नीट्यूड भी समान हो और डायरेक्शन भी समान हो। दोनों चीज जब समान रहेंगी तो वेक्टर क्या होगा, समान होगा। हम लोग लिखते थे टू डिफरेंट वेक्टर, टू डिफरेंट वेक्टर्स आर said to be equal if they have same magnitude as well as direction, दो विभिन्न प्रकार के सदिश समान कहे जाते हैं यदि उनका परिमाण और दिशा दोनों समान। जैसे मान लीजिए, अच्छा इसका हिंदी लिख देते हैं आपको, दो विभिन्न सदिश समान होते हैं यदि उनकी दिशा और परिमाण समान। दो विभिन्न प्रकार के सदिश समान होते हैं यदि उनकी दिशा और परिमाण समान। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने जो आपसे अगर हम पूछे, जैसे एक वेक्टर p है और एक वेक्टर q, क्या ये दो सदिश वेक्टर p और वेक्टर q दोनों समान हैं, तो आप कहेंगे नो। अब क्यों समान नहीं है, क्योंकि वेक्टर p जो है वो वेक्टर q के नॉट पैरेलल, दैट इज एंटी पैरेलल, है ना। डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, परिमाण तो समान है। वेक्टर p का मोड और वेक्टर q का मोड, दोनों का मोड तो समान है, परिमाण दोनों का समान है, लेकिन डायरेक्शन जो है आपका उल्टा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो आपका वेक्टर p इक्वल टू नॉट वेक्टर q, इसलिए वेक्टर p और वेक्टर q आपस में बराबर नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले, अगर ये वेक्टर p है आपका, ये वेक्टर q है, क्या ये दोनों वेक्टर समान है, तो ये दोनों वेक्टर भी समान नहीं है। अब क्यों समान नहीं है, क्योंकि आप अगर परिमाण की चर्चा करें तो वेक्टर p का परिमाण लेस देन वेक्टर q का परिमाण, वेक्टर q का परिमाण ज्यादा है, वेक्टर p का परिमाण जो है क्या है, कम। लेकिन एक बात है कि वेक्टर p पैरेलल है वेक्टर q का, है ना, दोनों समान डायरेक्शन में, वेक्टर p और वेक्टर q का दोनों का डायरेक्शन क्या है, समान है। लेकिन फिर भी आपका वेक्टर p और वेक्टर q बराबर नहीं। तीसरा केस क्या है कि मान लीजिए कि ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q, यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, परिमाण की अगर चर्चा करें तो दोनों एरो का लेंथ क्या है, समान, दैट इज वेक्टर p का मोड और वेक्टर q का मोड दोनों बराबर है। दूसरी चीज क्या है कि वेक्टर p जो है वो पैरेलल भी है वेक्टर q का, तो हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर p बराबर है वेक्टर
तो ये जो है आपका दो डिफरेंट वेक्टर की क्या है, इक्वलिटी ऑफ टू डिफरेंट वेक्टर। दो वेक्टर जो है समान कब होंगे उसके बारे में हमने जाना कि दो सदिश जो है समान कब हो सकते हैं, जब उसका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान। आगे कुछ हम लोग जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर जानेंगे जो हम लोगों को कैलकुलेशन करने में, आगे फॉर्मूले को डिराइव करने में काफी ज्यादा सहयोगी हो। तो उस फॉर्मूले के बारे में भी हम लोग जानेंगे और उस प्रकार के वेक्टर के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए आपको अच्छा पहले से पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो सदिशों के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। चलिए तो हेडिंग डालिएगा आपने अपनी कॉपी में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच का कोण। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो सदिशों के बीच कोण, दो सदिशों के बीच कोण। दो सदिशों के बीच अगर कोण निकालना तो कैसे निकालेंगे, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए क्या है कि दोनों सदिशों को आपको या तो टेल टू टेल जोड़ना होगा, नहीं तो फिर हेड टू हेड जोड़ना होगा। ठीक है, तो if we join two vectors by their tails or heads, then there will be formation of two angles between these two angles a smaller angle is known as angle between two वेक्टर्स। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी बात है कि यदि आपको दो सदिशों के बीच में अगर कोण निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यदि हम लोग जो है ज्वाइन कर दे, जोड़ दे दोनों वेक्टर्स को बाय देयर टेल्स, उसके टेल्स से या फिर उसके हेड से, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू एंगल्स। तो वहां पे दो कोण बनते हैं बिटवीन दिस टू एंगल्स, दोनों कोणों में से अ स्मॉलर एंगल इज नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, दोनों सदिशों के बीच का कोण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है आपका ए वेक्टर। अब ए वेक्टर P है, इसका नामकरण ए वेक्टर Q है। अब मान लीजिए आपसे हम पूछें कि वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का कोण क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर P और वेक्टर Q को दोनों को या तो इसके टेल से और नहीं तो फिर हेड टू हेड जोड़ देना होगा। तो मान लीजिए कि हम इस वेक्टर P को उठा करके यहाँ पे रख देंगे, ये वेक्टर P है आपका। अब कितने एंगल बनेंगे, एक एंगल आपका ये बना दैट इज, और एक दूसरा एंगल ए थीटा 1 और ए थीटा 2, दो प्रकार के एंगल बने। एक आपका बड़ा एंगल है, एक छोटा एंगल है। तो कहा क्या गया, जो छोटा एंगल होगा वही दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा। तो आपका छोटा कोण कौन है, दैट इज थीटा 1। तो थीटा 1 इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो थीटा 1 जो है वो एंगल है बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q के बीच का। अब आप लोग एक चीज समझ में आ रही है कि सर वेक्टर P यहाँ पे है और ये वेक्टर Q यहाँ पर था, तो आपने वेक्टर P को ऐसे कैसे कर दिया, है ना। तो हम लोग को एक वेक्टर के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक सदिश होता है जिसको नाम होता है फ्री वेक्टर। क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर, है ना, इसको कहते हैं हिंदी में स्वतंत्र सदिश।
ये फ्री वेक्टर क्या होता है कि a वेक्टर is shifted parallel to itself anywhere है ना। A vector is shifted parallel to itself anywhere। एक स्वतंत्र सदिश किसको कहते हैं कि वैसा सदिश जिसको हम उसके पैरेलल कहीं भी ले जा सकते हैं। तो जस्ट लाइक उसी कॉन्सेप्ट का फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने लगा करके यहाँ पर वेक्टर p को इसी के पैरेलल जो है शिफ्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर p है, अब इसको वेक्टर p को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, बस शर्त क्या है कि इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करना चाहिए। ये वेक्टर यहाँ भी हो सकता है ना, ये वेक्टर आपका यहाँ भी हो सकता है, ये भी वेक्टर p है, इसी के पैरेलल आप कहीं भी ले जाए, ये वेक्टर बन गया यहाँ पर, डायरेक्शन समान रखना है वेक्टर p। तो ये पैरेलल टू इट्सेल्फ, इसके पैरेलल कहीं भी आप ले जाएंगे, सिर्फ उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर नहीं चेंज करेगा तो क्या कहलाएगा, फ्री वेक्टर कहलाएगा। तो फ्री वेक्टर आपके लिए बहुत जरूरी है। हम लोग एडिशन करेंगे जब वेक्टर का, वहां पर भी हम लोग इसका उपयोग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी फ्री वेक्टर का प्रयोग करेंगे, तो हर जगह फ्री वेक्टर आपका आएगा। तो फ्री वेक्टर क्या होता है कि वैसा सदिश जिसको कहीं भी उसके पैरेलल जो है उसके समानांतर कहीं भी विस्तार करके ले जाया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, फ्री वेक्टर। तो एंगल निकालना आपने सीख लिया, फ्री वेक्टर आपने समझ लिया, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है। पहला आपने वेक्टर पढ़ा है फ्री वेक्टर, उसके बाद जो है अच्छा इसका हमने हिंदी नहीं लिखा, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार मैं लास्ट में बोल दे रहा हूँ कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होते हैं। दोनों सदिशों के बीच अगर कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग कि दोनों सदिशों को उसके टेल से टेल को और नहीं तो फिर हेड से हेड को जोड़ देंगे, ठीक है। और उसको जोड़ने के बाद वहां पे कितने एंगल बनेंगे, 2 एंगल बनेंगे। दोनों में से जो सबसे छोटा एंगल होगा वो एंगल क्या कहलाएगा, दोनों सदिशों के बीच का कोण कहलाएगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। एक चीज कि आपका मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है ना, दो सदिशों के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। कैसे होगा अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी, हम ऐसा उम्मीद करके चल रहे हैं, और बाकी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे जो है दो सदिशों के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल निकालने के लिए हमने सीख लिया, वेक्टर भी समझ लिया, वेक्टर क्वांटिटी समझ लिया, स्केलर क्वांटिटी समझ ली, है ना। तो अब जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ये सब वेक्टर कुछ कुछ जान लेंगे। उसके बाद हम लोग एडिशन के ऊपर आ जाएंगे, क्या एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, एडिशन कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं सदिशों का, है ना। तो आप मैक्सिमम एंगल between two vectors be 180 डिग्री। मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। हिंदी में भी लिख देते हैं, दो सदिशों के बीच महत्तम कोण 180 डिग्री होता है। दो सदिशों के बीच महत्तम कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, तो जरा देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक सदिश है और दूसरा सदिश आपका ए वेक्टर क्यू, और हमने इस वेक्टर क्यू को इस पैरेलल उठा करके रख दिया है, पैरेलल उठा करके ये आपका वेक्टर क्यू था, ये आपका वेक्टर क्यू, ये है आपका वेक्टर, ये वेक्टर पी था, ये वेक्टर क्यू को हमने ला करके रखा। यहाँ पर कितने एंगल बन रहे हैं, 2 एंगल, एक एंगल है और एक एंगल छोटा आपने एंगल है थीटा1 और ये थीटा। ये वेक्टर को और ऐसे करके चुनाए धीरे धीरे। मान लीजिए कि वेक्टर ऐसे हो जाए, ये वेक्टर कैसे हो जाए, ये वेक्टर पी है, और मान लीजिए वेक्टर इस बार ऐसे तो इसके बाद ये वेक्टर क्यू पूरा निकाल देते हैं, ये वेक्टर क्यू ऐसे हो गया इस बार। तो वेक्टर क्यू अगर ऐसे है तो इसको पैरेलल ऐसे रख दें, ये वेक्टर क्यू है आपका, ये वेक्टर क्यू है, एंगल थोड़ा सा और बड़ा दैट इज थीटा1। अभी भी ये थीटा1 जो है छोटा, ये थीटा2 आपका बड़ा। एक काम करते हैं,
ये वेक्टर ऐसे हो जाए वेक्टर क्यू, ये वेक्टर क्यू ऐसा हो जाए, और ये वेक्टर पी है आपका, और ये वेक्टर क्यू क्या हो चुका है ऐसे हो चुका है, ये वेक्टर क्यू, ये वेक्टर क्यू। अब आप बताइए ए एंगल कितना बना 180 डिग्री है ना, एक रेखा का कोण कितना बनता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का एंगल बना। अच्छा 180 डिग्री का एंगल तो बन गया, लेकिन अब जरा सोचिए कि फिर से आपका ये वेक्टर पी है, ये वेक्टर पी है, और इस बार जो वेक्टर क्यू है वो वेक्टर क्यू ऐसे हो चुका है। अब जरा इस सदिश को उठा करके वेक्टर क्यू को बार बार हम वेक्टर क्यू को ही कर रहे हैं, ये वेक्टर क्यू ध्यान दीजिएगा। ए वाला एंगल क्या हो गया बड़ा एंगल हो गया, ए वाला एंगल क्या हो गया छोटा एंगल हो गया। तो आप बताइए कि आप सदिश को ऐसे करके रोटेट करा रहे थे, एंगल कितना बना मैक्सिमम 180 डिग्री बना। अब 180 से तो ये ज्यादा हो चुका ना, अब तो छोटा एंगल यहाँ बन रहा, पहले छोटा एंगल ये बन रहा था, यहाँ पे देखिए छोटा एंगल ये बन रहा, इस बार तो छोटा एंगल नीचे बनने लगा, तो छोटा एंगल ये हो गया, इन सदिशों के बीच का कोण अब ए होगा सदिशों के बीच का। अब ए वाला एंगल नहीं होगा, अब ये क्या हो चुका है बड़ा हो चुका है, तो जो सबसे छोटा कोण होता है वही, तो सबसे मैक्सिमम अगर निकालेंगे तो सदिशों के बीच में तो 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो आगे जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आपका नल वेक्टर वगैरह आएगा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, और आप लोग अच्छे से वॉच करें वीडियो को और लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी नए व्यूअर्स आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेगा।